हाय डियर स्टूडेंट, आपके ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे यूपी बोर्ड की फिजिक्स, और वो भी एकदम जीरो से। जीरो मतलब समझ रहे हैं, एकदम जहाँ से फिजिक्स शुरुआत होती है। हम जानते हैं क्योंकि आपके ऑनलाइन क्लासों में जितने भी टीचर मिलते हैं आपके, ज़्यादातर सीबीएसई बोर्ड वाले मिलते हैं। यूपी बोर्ड के कम ही टीचर मिलते हैं। अच्छा, यूपी बोर्ड के कुछ मिलते भी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, जिससे आपको समझने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। मैं आपको जो फिजिक्स पढ़ाऊँगा, पहली बात तो मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाऊं, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी हो। एक बात। और न्यूमेरिकल थ्योरी, ये जो कंसेप्ट है, आपको इतनी इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपसे अभी कभी न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा तो आप एकदम ऐसे बिना रफ कॉपी का यूज किए ही अब बता देंगे। ठीक है। बट हाँ, ऐसे हमसे पढ़ना है, कंसंट्रेट होके पढ़िए। और जो भी अगर आपको कोई थ्योरी या जो कोई भी कंसेप्ट जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट कर दीजिए, उसको मैं दोबारा ज़्यादा से ज़्यादा और इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल ये क्लास स्पेशली यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बनाई गई है। और यूपी बोर्ड का मतलब एकदम समझ लीजिए हिंदी लैंग्वेज वालों के लिए। और हिंदी के साथ साथ कहिए कि आपकी लोकल लैंग्वेज वालों, क्योंकि मैं यूपी बोर्ड वालों को अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, मेरी कैपेबिलिटी है। और इंग्लिश वालों को भी पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एकदम आसान शब्दों में पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ इस बात की कि जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो छोटे न्यूमेरिकल है तो आप तो बिना रफ कॉपी के ही बता देंगे। जो कुछ बड़े न्यूमेरिकल हैं, आपको उनका कंसेप्ट इतना क्लियर कर देंगे कि आपके न्यूमेरिकल पोर्शन आपको फंसेंगे ही नहीं। बच्चे क्या करते हैं, फिजिक्स का दो ही चीज़ होता है, या तो न्यूमेरिकल है या तो डेरिवेशन है। अगर किसी को डेरिवेशन आ रहा है तो न्यूमेरिकल में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अगर कंसेप्ट आ रहा है तो डेरिवेशन हो जाएगा, डेरिवेशन आ रहा है तो आपका न्यूमेरिकल में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हम कोशिश करेंगे आपको पूरी तरह से समझाने की। ठीक है। तो फिलहाल समय को नुकसान ना करते हुए या ज़्यादा समय ना लेते हुए आप चलते हैं अपनी टॉपिक पे। जो हमारी क्लास 10th की जो फिजिक्स है, उसका जो पहला पॉइंट है या पहला जो चैप्टर है, क्योंकि आप जानते हैं फिजिक्स में दो चैप्टर हैं या दो यूनिट भी कह सकते हैं। जो पहली यूनिट है, एक यूनिट है आपकी ऑप्टिक्स, यानी कि प्रकाश की, जो ये वाली है। दूसरी है इलेक्ट्रिसिटी, यही ना। अब इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है आपने पढ़ा होगा वैद्युत वाले में, उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे तो उसको एकदम क्लियर कर देंगे कंसेप्ट, क्योंकि अभी लाइट पे है तो इसी पे फोकस करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिसिटी ए सॉरी ऑप्टिक्स में क्या है। पहली बात, प्रकाश क्या होता है, इन चीजों को हमें समझना है। ठीक है? प्रकाश क्या है। ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे यहाँ क्या करते हैं, प्रकाश को बस जानते ही नहीं, बस जानते हैं प्रकाश क्या है। सुनो, यहाँ मैं लिखा हूं प्रकाश क्या है। तो प्रकाश आप लोग पढ़े होंगे इसके पहले जो चैप्टर आप लोग 9th में। ठीक है? तो आप लोग वहाँ दो चीजें पढ़े होंगे, ठीक ना। और वो उन चीजों में क्या है, फिजिक्स में या तो एक मैटर है यानी पदार्थ है, या तो ऊर्जा है। ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ से, या तो आपको पदार्थ मिलेगा या तो ऊर्जा मिलेगी। दो ही चीजें हैं पूरी फिजिक्स में। अब पदार्थ क्या है आप लोग जानते भी होंगे कि एक ऐसा चीज जो स्थान भी घेरता हो, इसमें द्रव्यमान हो। ठीक है। इसे क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। जो चीजें पदार्थ नहीं है वो क्या होंगी, ऊर्जा होंगी। अब कहेंगे प्रकाश के बारे में एक्सप्लेन करिए कि कैसे ऊर्जा है। सोचो कि मैंने अभी बताया कि पदार्थ क्या करता है, स्थान घेरता है। अभी मैं एक बात कर रहा हूं, जैसे एक रूम ले लो, हमारा एक कमरा है। इसमें जो है, मान लो कि भूसा भर देते हैं, क्योंकि बहुत आसानी से मिल जाएगा। भूसा भर देते हैं। अगर इसमें हम भूसा भरते हैं ना, तो मान लो कि 10 क्विंटल भूसा इसमें आ गया। इसमें, इस रूम में। फिर हम इस भूसे को निकाल दिए। फिर इस कमरे में लाइट लगा दिए, चारों कोने हर जगह लाइट लगा दो। लाइट लगाने के बाद पूरा कमरा उजाले से भर जाएगा।
लेकिन हम अगर दोबारा फिर इसी में भूसा को दोबारा इंटर करेंगे, क्या भूसा कम आएगा? नहीं ना। भूसा कितना आएगा? जितना 10 कुंटल पहले आ रहा था। आप इसका सीधा मतलब निकाल सकते हैं कि जो प्रकाश है ना, जो लाइट है, वो स्थान नहीं घेरी। जो चीज स्थान नहीं घेरता वो पदार्थ नहीं है। और फिजिक्स कहती है अगर पदार्थ नहीं है, क्या है? ऊर्जा है। तो हमारा कंसेप्ट यहीं से क्लियर हो गया है कि जो प्रकाश है, यही ना, क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है। अच्छा, प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारी आंखों को ऊर्जा देता है, क्या करने के लिए? देखने के लिए। ठीक। अब जैसे हम देखते कैसे हैं, है ना, सबसे बड़ी बात है कि हम चीजों को देखते कैसे हैं, इसमें आप समझिए। अच्छा, ये यहाँ से क्लियर कर लीजिए कि प्रकाश ऊर्जा है। अब हम देखते हैं, यहाँ से ऊर्जा की बात करते हैं। अब देखो, मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक, और इस ऑब्जेक्ट को एक आदमी यहाँ से देखने की कोशिश कर रहा है। पहले जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो जाते हैं कहाँ पे? ऑब्जेक्ट पे, यानी कि वस्तु पे। और वस्तु से टकरा के हमारे कहाँ पड़ती हैं? रेटिना पे। रेटिना में क्या होता है? हमारी संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं। जब आपको ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र चैप्टर पढ़ाएंगे तो आप उसमें बताएंगे कि ये कैसे काम करती हैं संवेदनशील कोशिकाएं। लेकिन जब यहाँ से प्रकाश की किरणें यहाँ से यहाँ गई, टकराई, तो हमारे संवेदनशील कोशिकाओं को वो जागृत हो जाती हैं। क्या पाने के बाद? ऊर्जा। और जैसे ऊर्जा पाने के बाद जागृत हो गई, तो हमारा ब्रेन कहेगा किससे? जब उससे संवेदनशील कोशिकाओं से जो उसे डाटा मिलता है, जो उसे मिलता है, उससे बताता है कि ये आगे आपकी कोई चीज है। यानी कि हम किसी चीज को तभी देख सकते हैं जब वो प्रकाश की किरण कहाँ जाए? वस्तु पे जाए, और वस्तु से टकरा के हमारे पास आए, तब हम चीजों को देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? क्योंकि प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। अच्छा, फिर दूसरा एक कंसेप्ट आता है, यहां से इसको क्लियर कर दूं। एक है, एक बच्चे ने हमसे क्वेश्चन किया था कि अंतरिक्ष काला क्यों है। बात को समझिएगा, अंतरिक्ष काला दिखाई क्यों देता है? तो पहला इसका रीजन ये है कि आप जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, इसके एकदम जो ऊपर कोई चीज अगर पड़ी है इस तरह से, कि मान लो अंतरिक्ष है, और अंतरिक्ष अगर यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा और साफ कर दूं। मान लो ये पृथ्वी है, इसके ऊपर जानते हैं कि जो अंतरिक्ष है पूरी तरह से क्या है? खाली है। यहाँ पे कोई भी ऐसा कण नहीं है, कोई भी कण नहीं है। तो जब अगर प्रकाश जब जाएगा, यहाँ किसी से टकराएगा? नहीं टकराएगा। और जब टकरा के जब हमारे आंख में आएगा तभी तो हम उसको देख पाएंगे। जब प्रकाश की किरण टकरा ही नहीं रही है तो सीधे क्या हो जाएगा? पास कर जाएगा, निकल जाएगा, गुजर जाएगा। इसके कारण, यानी कि पास कर जाने की वजह से किसी वस्तु को, यानी कि अंतरिक्ष हमारा क्या दिखता है? पूरी तरह से ब्लैक, काला दिखाई देता है। ये हमारे लिए समस्या हो गई। तो बस इतनी सी बात यहाँ समझ लीजिए कि प्रकाश एक क्या है जो हमें देखने की क्षमता प्रदान करता है। और वो कहाँ जाके, वो पहले वस्तु पे जाएगा, वहां से टकरा के कहाँ जाएगा? आंख में। आंख में कहाँ जाएगा? रेटिना में। ठीक है। रेटिना में जाने के बाद हम लोग बहुत सारी चीजों को समझते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब चलेंगे, हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। ठीक है, अब जब देखेंगे प्रकाश के गुण क्या क्या हैं उसको समझिए। मैंने आपको पहले कह दिया प्रकाश ऊर्जा है, तो पहली पॉइंट हमने यहीं से कह दिया कि प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। ठीक। दूसरी बात, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब समझो। इसके नाम में लिखा है इलेक्ट्रो माने वैद्युत,
अरे हिंदी में समझ लो, वैद्युत चुंबकीय तरंग, यानी इसमें वैद्युत भी है, चुंबक भी है, और जिसमें वैद्युत चुंबक दोनों होता है वो अपना रास्ता खुद बनाती हैं। आप इंटर में जाएंगे तो इस चीज को पढ़ेंगे। तो एक ऐसी तरंग है कि जिस कौन सी है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है। इसको चलने के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जब आप क्लास 9th में आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको पढ़ाया गया होगा, सिखाया गया होगा कि तरंगे दो प्रकार की होती हैं। एक यांत्रिक तरंग जो यंत्र से उत्पन्न होती है, एक होती वैद्युत चुंबकीय तरंग। और वो वैद्युत चुंबकीय तरंग किससे उत्पन्न होती है? नाभिक विखंडन से, नाभिक संलयन से, या परमाणु से। ये छोटी सी ऊर्जाएं उत्पन्न होती है, ठीक है। और ये चलने के लिए, इनको चलने के लिए ये अपना रास्ता खुद बनाते हैं। इनको चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि सूर्य से प्रकाश की किरणें जब हमारे पृथ्वी पे आती हैं तो कोई माध्यम नहीं है, फिर भी आ जाती है। अगर यांत्रिक तरंगे होती तो नहीं आती। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रमा पे हम क्यों नहीं सुन सकते? क्यों? क्योंकि जब हम बोलते हैं, यहाँ हम बोल रहे हैं, यहाँ कोई आदमी है, तो हम दोनों के बीच में बात करने के लिए हमारे यहाँ से तरंग उसके कान में जाएगी। और जाने के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। क्यों चाहिए? कि कौन सी तरंग है? यांत्रिक तरंग है, तो उसको चाहिए क्या? माध्यम। और विद्युत चुंबकीय तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, कहीं भी जा सकती है। इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो यहां से समझ लो, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, अतः इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दो गुण हुए। तीसरा है इसकी निर्वात में चाल। इसकी, प्रकाश की, प्रकाश की निर्वात में जो चाल होती है वह 3 × 10⁸ यानी कह सकते हैं कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक ना। तो जो प्रकाश की किरणें होती हैं वह 1 सेकेंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर चलती। अब सोचो इसकी स्पीड कितनी होगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो प्रकाश की किरणें है ना, बहुत तेज हैं, ठीक है। इतनी तेज हैं, 1 सेकेंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर चलती हैं। 1 सेकेंड में की बात हो रही, मिनट की नहीं, 1 सेकेंड की। अब सोचो 1 सेकेंड में अगर इतना तेज चलेगा, कहाँ दिखाई देगा? दिखाई नहीं देगा। दो ही चीजें दिखाई देती हैं, ठीक है। एकदम जो मीडियम में चलती है वो दिखाई देती है, अगर कोई बहुत फास्ट चल रहा है तो भी नहीं दिखाई देगा, अगर कोई एकदम स्लो है तो भी दिखाई नहीं देता। जो प्रकाश की किरणें इतनी तेज चलती हैं कि वो दिखाई नहीं देती। कब दिखाई देंगी? जब किसी से टकराएंगी तब, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अब समझो, अगर यही प्रकाश की किरणें, ऐसा नहीं कि इनकी स्पीड हमेशा सेम होती है, ये सिर्फ निर्वात की बात कर रहे हैं हम। अब कहोगे निर्वात क्या है? देखो, लिखा है निर्वात, यानी बिना वात। वात माने क्या होता है? हवा। आप लोग पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे क्लास 10th में या 9th में। पर्यायवाची, तो वात, हवा, वायु, ये सब क्या है? पर्यायवाची हैं। तो हवा का पर्यायवाची वात है, यानी कि, और पर ये क्या नाम है? वात, यानी हवा भी क्या है? माध्यम है। तो प्रकाश की किरणें बिना माध्यम की भी 3 लाख किलोमीटर चली जाती हैं 1 सेकेंड में। जब इसको माध्यम मिलेगा ना, इसकी स्पीड हल्का सा डाउन हो जाएगी, ठीक। कितना डाउन होगी? अब जैसे हर चीज की अपनी अपनी स्पीड है। अब जैसे ये प्रकाश की किरण अगर हीरे में चलती है, हीरे में कौन? प्रकाश, तो ये हो जाती है 2 × 10⁸मीटर प्रति सेकेंड, या इसको कह सकते हैं 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी कि यही प्रकाश अगर हीरा में जाएगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। जैसे इसको सघन माध्यम मिलता है वैसे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी, ठीक है। कहेंगे ये तो ठीक है, लेकिन सघन माध्यम, विरल माध्यम होता क्या है? ठीक है। तो पहले इन चीजों को अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले लो। हम चलते हैं, देखते हैं सघन माध्यम, विरल माध्यम होता क्या है, उस चीज को क्लियर कर ले। ठीक है।
देखो, देखो गांव में शब्द होता है ना, बीरल। गांव में कुछ लोग इसको बीरर कहते हैं। बीरर माने चीजें जब दूर दूर होती हैं। और एक होता है सघन। सघन, बल्कि इसको हम सघन की जगह क्या कहते हैं, घना। है ना। अब होता क्या, सोचो कि एक पदार्थ ये है, इसके पार्टिकल्स इतना दूर दूर है, तो क्या कहलाएगा, विरल। एक और पदार्थ है, इसके पार्टिकल्स क्या हैं, पास पास हैं, इसके कण क्या है, बहुत पास पास हैं। ये कौन सा माध्यम हो, सघन। है ना। विरल माध्यम, सघन माध्यम। अच्छा, अब जब इसमें प्रकाश की किरण फास्ट होगी, और जैसे सघन में जाएगी उसकी स्पीड धीरे हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। अगर आपके चैप्टर में पूछा जाए कि सबसे सघन माध्यम कौन है हाई स्कूल में, तो आपका सबसे सघन माध्यम कौन है, हीरा है। ठीक। आगे हम आपको पढ़ाएंगे हीरा चमकता क्यों है ना। तो अब तक का सबसे मजबूत कौन है, हीरा है। यानी कि हीरा ही एक ऐसा पदार्थ है जिसके कण पास पास नहीं, बल्कि कह सकते बहुत पास पास होते हैं। एक ऐसा पदार्थ जो सबसे मजबूत है और जिसमें प्रकाश प्रवेश कर सकता है, उसका नाम क्या है, हीरा। ठीक। समझ में आ गई बात। तो ये हमारा रहा क्या, विरल का माध्यम। सघन, विरल, दोनों चीजें क्लियर हैं। क्लियर हो जाए तो बता दीजिए। आगे चलते हैं यहाँ से। अब हमारे पास क्या है, अब हमारी नई टॉपिक मिल गई। पढ़ना क्या है, परावर्तन। ठीक है। तो अब जैसे परावर्तन, ये जो चीजें है ना, आपकी दो चीजें आपके चैप्टर में है, आपके सिलेबस में है। क्योंकि इसका विवर्तन होता है, विवर्तन तो फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि विवर्तन क्या होता है, तो जो आप प्रकाश के बारे में चीजें थोड़ी आपको और अच्छे से जान जाएंगे। ठीक है। तो विवर्तन के बारे में बता देंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये बाकायदा खूब बढ़िया से आपको पढ़ना है। ठीक। तो इनको यहाँ ना समझाते हुए मैं डायरेक्ट इन्हीं पे चल चलता हूँ, मेन फोकस कर देते हैं इसी पे। ठीक है। अब देखिए ये है क्या, रिफ्लेक्शन, परावर्तन। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से, अब समझो बात को, माध्यम की बात हो रही है, एक माध्यम से चलकर किसी चमकदार पृष्ठ पर, ठीक, आपतित होती, आपतित माने वहां टकराती है, तो वह चमकदार पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में क्या कर जाती है, वापस चली जाती है, लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर ये चीजें अगर आपको नहीं समझ में आई, एक छोटा सा कंसेप्ट और हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मैं आपको और नीचे कर दूं, थोड़ा सा स्लाइड में आपको समझा दूं। रखा गया था। फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है। यहाँ से समझिए होता क्या है। अब यहाँ से समझो। ठीक है। पहले इस चीज को समझ लीजिए, तब उसमें आपको बहुत आसान हो जाएगा समझने के लिए। ये देखो, दर्पण है, इसको आप कहोगे माध्यम एक। माध्यम एक, जहां से प्रकाश की किरण जा रही है। ठीक। जाने दीजिए। जैसे ही प्रकाश की किरण आई, और ये चीज है, ये पदार्थ जो है, ये हो गया माध्यम दो। अब कहेंगे क्यों, प्रकाश है हवा में जब चल रहा था तो इसके कण क्या है, दूर दूर रहे होंगे। शीशा है,
दर्पण है, ग्लास है, इसके क्या है, कण क्या होंगे, पास पास होंगे। तो इसके घनत्व और इसके घनत्व में अंतर है ना। अब दो विभिन्न माध्यम हो गए, क्योंकि इसके कण पास पास है तो अलग हो गया, इसके कण सॉरी इसके कण दूर दूर है तो अलग हो गया, इसके कण क्या है, पास पास है, तो ये माध्यम क्या हो गया, अलग हो गया। तो मैं वहां लिखा था। अब सोचो, एक माध्यम, माध्यम कब अलग कैसे होंगे, एक के कण अगर अलग अलग दूर दूर हैं, दूसरे के पास पास हैं, दोनों माध्यम क्या हो गए, अलग अलग हो। माध्यम एक, माध्यम दो। अब सोचो, माध्यम एक में प्रकाश की किरण जा रही थी, लेकिन माध्यम दो में इंटर नहीं की है, क्या है, पॉलिश है, अंदर से हमने क्या कर रखा है, पेंट कर रखा है। जैसे ही पेंट किया, ये प्रकाश की किरण यहां से गई और यहीं से क्या हो गई, वापस आ गई। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से जाए और दूसरे माध्यम में प्रवेश न करे, याद रहे, अगर टकरा करके वापस आ जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। यही ना, परावर्तन कहते हैं, वो ठीक है। अब समझो बात को। अब परावर्तन जब हमने पढ़ा, यहां से चीजों को सीखिए। हाँ, ये प्रकाश की किरण आ रही है, आपतित किरण, तो जहां ये टकराएगी इसे कहेंगे आपतन बिंदु। कौन, जहां पे आने वाली किरण टकराएगी उसे क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। ठीक। अभिलंब का क्या है, यह है बीच वाली लाइन जो है यन से दिखाते हैं, ये अभिलंब है। अभिलंब आप कहीं बना सकते हो, इसके लिए कंडीशन नहीं, बस यहीं पे रहे, जहां पे प्रकाश टकराती वहीं पे खींच देते हैं। बस याद रहे, यह सतह से 90 अंश का कोण बनाना चाहिए। अब देखो, ये सतह है, अगर ये यहां से क्या है, कितने अंश का कोण बना रही है, 90 अंश का। तो जब 90 अंश का कोण बनाएगी, क्या कहलाएगी, अभिलंब। अच्छा, ये प्रकाश की किरण अगर यहाँ टकराती तो हम यहीं खींच देते, जहां टकराएगी वहीं खींचेंगे, याद रहे। अच्छा, अभिलंब, तो अभिलंब पर ये आपतन बिंदु हो गया। अब ये प्रकाश की किरण क्या कर रही है, वापस टकरा के जा रही है। आ रही थी तो आपतन, जा रही है तो जापतन नहीं, जापतन से बढ़िया क्या कह दो उसे, परावर्तन, यानी क्योंकि परावर्तित होके जा रही है। तो यहीं पे एक और बिंदु बनेगा, क्या, परावर्तन बिंदु। पास में आ गई, आपतन बिंदु, परावर्तन बिंदु। और आप ध्यान से देखोगे तो अभिलंब यहीं पे मिल रहा है, आपतन बिंदु, परावर्तन बिंदु और अभिलंब, तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल पे होते हैं। ठीक। अब सोचो कि आ रहा है, तो आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतन किरण या आपतित किरण, या वो जो अंग्रेजी में इसको कहते हैं इंसिडेंट, आई। तो सोचो कि जब आ रही थी, ये कोण बन रहा विलंब से, हम इसको क्या कहेंगे, आई। आने पे जो कोण बन रहा है उसे क्या कहेंगे, इंसिडेंट एंगल, इसीलिए इसको आई से दिखाते हैं। और जो जाने में कोण बन रहा है और कहाँ बन रहा है, अभिलंब पर ही। अच्छा, हमेशा अभिलंब से ही कोण बनेगा, याद रहे, सतह से मत बना दीजिएगा, इससे सरफेस से नहीं। जब भी कोण जब भी बनेगा, किससे बनेगा, अभिलंब से। तो जब अभिलंब से जा कोण बना है तो इसे क्या कहेंगे, जापतन कोण नहीं, इसको कहेंगे परावर्तित होके जा रही है, तो परावर्तन को अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्रैक्शन, ओ सॉरी, रिफ्लेक्शन। तो इसे किससे दिखाएंगे, आर से, आई और आर। इस किरण को परावर्तित किरण, आपतित किरण। ठीक। अब देखो, जहां टकराती हैं आपतन बिंदु और परावर्तन बिंदु, अभिलंब, तीनों पे एक ही पे होते हैं। और आई और आर हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। अब कहोगे क्यों, हर चीज का एक कंसेप्ट होता है, एक नियम होता है। साइंस कहती है हर चीज का एक क्या होता है, कारण होता है। जब तक हम कारण नहीं जानेंगे, चीजें हमें समझ में आएंगी नहीं। सोचो,
आप जब दीवार पे गेंद मारते हो, अगर सोचो तो गुरुत्वाकर्षण अगर नहीं होता तो जानते हो क्या होता? अगर दीवार पे आप सीधा बॉल मारते ना तो सीधा निकल के आती, अभी भी सीधी जाती, हल्का सा गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे झुक जाती है। सीधा मारोगे सीधा जाएगी, अगर आप नीचे से मारोगे सीधे ना ऐसे टकरा के ऊपर निकलेगी। ठीक है। और ये कोण हम लोग अभिलंब से नापेंगे, तो जितना नीचे कोण बना होता है ना उतना ही कहाँ बनेगा? ऊपर। अब ये गेंद के लिए नहीं है, बात समझो, क्योंकि गेंद में गुरुत्वाकर्षण भी काम करता है तो दोनों कोण बराबर होने के चांसेस नहीं है। लेकिन इसमें गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करेगा, इसलिए अगर यहां से प्रकाश की किरणें आएंगी तो ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। कि अगर मान लो एक समतल दर्पण है, ठीक, समतल दर्पण पे अगर कोई प्रकाश किरण टकरा रही है, अभिलंब से 20 अंश का कोण बना रही है, यही ना? आते हुए अभिलंब से कितने अंश का कोण बनाई है? 20 का। तो परावर्तन कोण कितने का होगा भैया? जब आपतन और परावर्तन की बात होती है तो आंसर और क्वेश्चन दोनों सेम होते हैं, हमेशा याद रखना। कब? जब आपतन और परावर्तन की बात होगी तब। हमने कहा कि आप आने में कितने का कोण बना? 20 का। तो आप भी कह दीजिए जाने में उतना बनेगा जितना आप आने में बनाए हैं। यानी कि आपतन कोण, अगर ये वाला कोण कितने का बनाए हमने? 20। ये वाला कितने का बनेगा? 20 का ही बने। अगर हमने इसको कह दिया कि ये 30 अंश का बनेगा तो ये भी कितने का बनेगा? 30 अंश का बनेगा। ठीक। जब भी कोई पूछे का है तो आप कह देना कि भैया सेम रहेगा। ठीक। तो ये चीजें हैं। ठीक है। तो समझ में आया कि जब कोई प्रकाश की किरण गई, वापस आ गई, अच्छा इस माध्य दूसरे माध्यम में प्रवेश नहीं कराना, याद रहे, पर उसमें करा दोगे तुरंत डिफिनेशन बदल जाएगी इसकी। और जानते क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी अपवर्तन की, उसे नहीं करना है। तो फिर यहां से क्लियर करते हैं, आगे देखिए। क्या इसमें? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर किसी चमकदार पृष्ठ से आपतित होती है और पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली गई, यानी वन से गई थी, टू पे टकराई, फिर वन पे ही वापस आ गई, ठीक है, लौट जाती, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन के। बात समझ आ गई? अब चलते हैं, थोड़ी सी चीजों को बदलें। अब जैसे आप यहां से देखेंगे परावर्तन के नियम, इसकी कुछ नियम भी है, कुछ शर्तें भी होती हैं। अब उन नियम शर्तों की बात करते हैं। जैसे कि मैंने दोनों आपको समझा दिया है, बस इसमें आपको लिख के बता रहे हैं। ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, या तो आप इसको बिंदु में भी कह सकते हैं, आपतन बिंदु, परावर्तन बिंदु और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। अभी इसके पहले बताए थे इसको, आपतन, परावर्तन और अभिलंब। अभिलंब कौन है? एक काल्पनिक रेखा है, होती नहीं है, बनाई जाती है, जो सतह से हमेशा 90 अंश का कोण बनाती है। याद रहे, होती नहीं है, बस एक काल्पनिक है, कहीं खींच दो। बस शर्त रहे जहां प्रकाश की किरण टकराए वहीं पे खींचना है, और वह सतह से 90 अंश का कोण बनाए। इन चीजों का ध्यान रखना आप। दूसरी बात, मैंने आपको बताया आपतन कोण, जिसको किससे दिखाते हैं? आई से। परावर्तन कोण किससे दिखाते हैं? आर से। अभी इसकी शर्तें भी मैं बता दिया हूं कि परावर्तन को आर से क्यों दिखाते हैं। सोचो, आपतन को हम लोग लिखते हैं इंसिडेंट, इसलिए इंसिडेंट का क्या लेते हैं? आई। परावर्तन को अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन, इसलिए रिफ्लेक्शन का क्या लेते हैं? आर। पास में आ गई? और यहां पे है साइन आई, ठीक ना? साइन आई माने इंसिडेंट एंगल बराबर साइन आर, यानी कि परावर्तन कोण दोनों हमेशा बराबर होते। ये आपने पढ़ लिया परावर्तन। अब देखते हैं आगे क्या है।
ये न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। ये न्यूमेरिकल आपको आगे पढ़ा देंगे, इस पे लेक्चर लेके